दोस्तों, उम्मीद होगी कि खैरियत से होंगे। आज की कहानी है 5 बहनों की और इनके अब्बू कुछ कमाते वमाते नहीं थे, घर फाके से चलता था। एक रात ऐसा क्या हुआ कि इनके घर में सब मोहल्ले वाले जमा हो गए। इन 5 बहनों को भला बुरा कहने लगे और इल्ज़ाम लगाने लगे। चलो ये कहानी तफसील से सुनते हैं, इसके आगे क्या हुआ। हम 5 बहनें थी। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। मुझसे ना तो कोई घर का काम कराने को कहता था और ना ही कोई मुझे तंग करता था, बल्कि यूँ कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब लगता है कि घर में मेरी ही ख्वाहिश पर खाना बनता था। यहाँ खाने का जिक्र आ ही गया है तो बताती चलूँ कि खाना मेरी फरमाइश पर बनता तो था, मगर मेरी पसंद का नहीं बनता था। इन दोनों बातों में फ़र्क है ना। दरअसल खाने को अगर मेरा दिल बिरयानी चाहता तब भी मैं घर में मौजूद दाल सब्ज़ी का ही कह दिया करती थी, क्योंकि मुझे अपने घर के हालात बाखूबी मालूम थे। मेरी अम्मी ही घर की ज़िम्मेदार इंसान थी, जबकि मेरे अब्बू तो अपनी ज़िंदगी में ही गुम थे। जो कमा लिया वो उड़ा लिया, कभी जुआ खेलकर तो कभी शराब पीकर। मेरी बहनें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि अब्बू ने शुरू से ही घर के खर्चे से हाथ छुड़वा लिया था। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से नाजिया बाजी को 5 क्लास पढ़ाई थी। इसके बाद तो अब्बू ने ज़िद लगा ली कि मेरी बेटियां ज़्यादा नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पढ़ी लिखी लड़कियां बस ज़ुबान हो जाती है, जबकि मुझे लगता था कि पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार हो जाती है, वो गलत को गलत कहने के काबिल हो जाती है। शायद इसलिए हमारे गांव के चंद मर्द अपनी बेटियों को तालीम दिलवाने से डरते हैं। मेरी सबसे प्यारी और अच्छी बहन नाजिया बाजी, उन्होंने तो मुझे अपनी गुड़िया ही बनाया हुआ था। फिर सबसे मज़े की बात कि घर में सबसे छोटी होने के बावजूद मेरे पास बाजी का हर राज मौजूद था। मुझे मालूम है कि वो हमारे गांव में बनिए की दुकान के मालिक अरसलान को बहुत चाहती थी। बाजी कभी कभार मुझे बहाने से एक खत पकड़ा कर दुकान पर भेज दिया करती थी। साथ ही साथ चंद पैसे पकड़ा कर इमली भी मंगवा लिया करती थी, ताकि अम्मी को शक ना पड़ जाए कि ये नाजिया फ़रा को बार बार दुकान पर क्यों भेजती है। जब मैं अरसलान की दुकान पर जाती वो मुझे देखकर बहुत खुश होता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी पिला दिया करता था और एक बॉक्स में मुझे बहुत सी खाने की चीज़ें भी डाल कर देता था। ख़त का जवाब अरसलान पहले से ही लिख कर रखा हुआ था, मुझे थमा दिया करता था। मुझे भी अरसलान भाई बहुत अच्छे लगते थे। जी चाहता था कि मेरी प्यारी बाजी की शादी उससे हो जाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मेरी बाजी को बहुत खुश रखेंगे। मैंने घर जाकर बाजी को खत दिया तो मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे थे। मैंने दिल ही दिल में बाजी को दुआ दी कि अल्लाह आपको आपकी मोहब्बत से मिला दे। बाजी कमरे में चली गई। उन्होंने ख़त पढ़ा और उसका जवाब लिखकर थमा दिया और कहने लगी, फ़रा तुम कल सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें यही काम करना है, मेरा ये ख़त अरसलान को जाकर दे देना। बाजी ने उस रात न जाने मुझे ख़त क्यों पकड़ा दिया था, क्योंकि ख़त लेने से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। वो तो अपनी ये अमानत बाकी बहनों से भी छुपा कर रखती थी। खैर मैंने वो ख़त अपने तकिए के नीचे रख दिया और सुकून की नींद सो गई। मैं नहीं जानती थी कि आज रात में आखिरी बार सुकून से सो रही हूँ। रात का वो नाजे कौन सा पहर था जब मेरी आँखों चीखों पुकार से खुली थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जल्दी से उठ बैठी। मैंने एक अजीब मंजर देखा। हमारे घर में रात के इस पहर काफ़ी मर्द खड़े थे, जबकि एक कोने में अम्मी शेरनी की तरह अपनी चारों बेटियों को अपने पीछे छुपाए खड़ी थी। मैं भी भागकर अम्मी के पीछे जाकर छुप गई थी। अब्बू गुस्से से बहुत ऊंचा बोल रहे थे। वो कहने लगे, अस्मत बीबी, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम इन बच्चियों की माँ नहीं हो, मैं भी बाप हूँ इनका। इनकी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं भी ले सकता हूँ। तुम नाजिया की शादी मेरे दोस्त से हो जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैंने अब्बू के पहले में खड़े उनके 2 दोस्त को देखा था। वो तो अब्बू से भी ज़्यादा बुढ़ा था और सच कहूँ तो अब्बा की शक्ल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा छाया हुआ था। अम्मी बोली, शफीक, मैं तुम्हें अपनी बच्चियों का सौदा नहीं करने दूंगी। सौदा लफ्ज़ सुनकर मैं चौंक गई थी। क्या अब्बू हम सबको ले जाकर अरसलान की दुकान पर बेचने वाले थे? अब्बू अम्मी पर चीखते रहे, जबकि अम्मी की आंखों में मुझे बहुत हौसला नज़र आ रहा था। शायद अब्बू इस हौसले का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अम्मी के सर पर वज़नी चीज़ दे मारी थी।
भूख और प्यास की मारी हुई औरत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये सब बर्दाश्त कर सके, इसलिए बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम बहनों की चीखों आसमान से बातें कर रही थी, मगर किसी मोहल्ले वालों ने हमारे घर आकर खैरियत मालूम नहीं की थी, शायद इसलिए कि वो लोगों को भी आदत हो चुकी थी। अब्बू जब नशा करते तो अक्सर अम्मी पर हाथ उठाया करते थे, फिर हम बहनें यूं ही चीखा करती थी। अम्मी तो बेहोश हो चुकी थी। अब अब्बू मौलवी साहब से बोले, जल्दी जल्दी निकाह पढ़ा दो। इस बात पर नाजिया बाजी ने ना किया तो अब्बू ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। इतने मर्दों के सामने ये जिल्लत सहकर वो चुप हो रह गई थी। फिर नाजिया बाजी का निकाह हो गया। उनका शौहर अब्बू से बोले, शफीक, हम तो तुझे बेकार समझते थे, तुम तो बड़े काम की चीज़ निकले, तुम्हारे घर तो हीरे ही हीरे हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए और नाजिया बाजी को भी अपने साथ घसीट घसीट कर ले गए थे। इसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस इतना पता था कि आमिना बाजी ने बड़ी मुश्किल से अम्मी को होश में लाई थी। अम्मी ने होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर अब क्या हो सकता था। रात तो कट गई थी, सुबह का उजाला हर जगह फैल चुका था। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि ये उजाला बहुत भयानक लगता था। दिल चाहता था कि अब सारी ज़िंदगी रात ही रहे, ताकि रोशनी में हम बहनें एक दूसरे की शक्ल देखकर गम और मुसीबत का अंदाज़ा ना लगा सके। अम्मी की पुकार की आवाज़ सुनकर अब मोहल्ले की कई औरतें हमारे घर आ चुकी थी। अम्मी फूट फूट कर रोती रही और उनसे सवाल करती रही कि क्या तुम लोगों को एक बेबस माँ की सदा सुनाई नहीं दी? काश तुम लोग मेरी बच्ची को बचा लेते। मैं उठकर कमरे में आ गई थी। मेरे तकिए के नीचे बाजी का खत पड़ा था। मैंने वो खत उठाया और छत पर चली गई। मैं जानती थी कि ये गलत है, मगर मैं खुद को रोक ना पाई थी। मैं अल्फाज के ज़रिए अपनी बाजी को महसूस करना चाहती थी। मैंने खत खोलकर पढ़ा तो लिखा हुआ था, अरसलान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो। तुम चाहते हो कि मैं भी अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ, मगर मैं अभी नहीं बता सकती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि शादी की रात तुमसे कह दूँगी कि तुम मेरे लिए क्या हो। बस तुमसे इतनी गुजारिश है कि कल सुबह मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर घर आ जाना। न जाने मेरे दिल में ये डर क्यों बैठ गया है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूँ। मैं बाजी का खत पढ़कर फूट फूट रोती रही और हम सबकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। रात होती तो अम्मी हम सब बहनों के इर्द गिर्द पहरा देती रहती। वो अक्सर कहा करती थी कि हाय जालिम बिल्ली को पता चल गया कि मैंने घर में कबूतर पाल रखे हैं, वो मेरा एक कबूतर ले गया है, अब बाकी भी नहीं बचेंगे। अम्मी नाजिया बाजी से छोटी आमिना बाजी के गले लगकर बहुत रोया करती थी। मुझे बहुत डर था कि नाजिया बाजी के बाद अब इनकी बारी है। इस वाक़ये को एक हफ़्ता गुजर गया था। नाजिया बाजी की कुछ खैर खबर ना थी। एक दिन ना जाने वो कैसे घर आ गई थी। हम सबसे उन्हें देखकर बहुत हैरान हुए थे। नाजिया बाजी हमसे मुस्कुरा कर बात करती थी। कहने लगी, मेरी प्यारी बहनों, तुम फिक्र मत करना, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ये ना हो तुम लोग मेरे गम में अपनी ज़िंदगी को उदास कर लो। बाजी का चेहरा तो मुस्कुरा रहा था, मगर आंखें बहुत उदास थी। बाजी सिर्फ आधे घंटे के लिए ही घर आई थी। वो कहने लगी, अरसलान को ये ख़त दे देना। मैंने वो ख़त पकड़ लिया था। बाजी चली गई थी। मेरा दिल उनके लिए बहुत उदास था। इस बार भी मैं खुद को उनका ख़त पढ़ने से रोक नहीं पाई थी। मैं देखना चाहती थी कि शादी के बाद आखिर बाजी ने अरसलान भाई के नाम ख़त क्यों लिखा है। इसमें बाजी ने कहा था कि अरसलान, तुम कभी भूल कर भी ये मत समझना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बल्कि धोखा तो मेरे साथ ज़िंदगी ने किया है। मैं लुट गई हूँ अरसलान। मेरा शौहर बहुत बुरा इंसान है। मुझे बहुत फ़िक्र है कि अब्बू कहीं मेरे बाद बाकी बहनों को भी बेच ना दे। इसलिए तुमसे गुजारिश है कि अगर कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की थी तो फिर मुझसे छोटी आमिना से शादी कर लो। नाजिया बाजी को अभी भी अपनी बहनों की बहुत फ़िक्र थी। मैंने जल्दी से ख़त फोल्ड किया और अरसलान भाई की दुकान पर पहुंच गई थी। वो बहुत उदास लग रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए भी नहीं थे। बस इतना बोले, नाजिया बहुत याद आती है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पोंछे थे। मैं उन्हें ख़त पकड़ाकर अपने घर वापस भाग गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब क्या होगा, मगर अरसलान भाई मोहब्बत के इस इम्तिहान में भी पूरे खरे उतरे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपने घर वालों को हमारे घर भेज दिया था।
अम्मी को जब पता चला कि वो आमिना का रिश्ता लेने आए हैं तो अम्मी खुशी से रोने लगी। उन्होंने फ़ौरन से हाँ कह दी थी और कहने लगे कि आप कल आकर निकाह कर लेना। मेरे शौहर को मालूम हो गया तो वो इस शादी से पहले ही बेटी को बेच देगा। अम्मी की बातें मान ली गई। अरसलान भाई अगले ही दिन छोटी सी बारात लेकर घर आ गए थे। आमिना बाजी को रुखसत कर कर अपने घर ले गए, मगर जाने से पहले मेरे कान में कह गए थे, फ़रा कभी भूल कर भी आमिना को मेरे और नाजिया के रिश्ते के बारे में मत बताना, क्योंकि इस तरह आमिना सारी ज़िंदगी बेसुकून रहेगी। मैंने कहा ठीक है। अब्बू तो उस दिन से घर वापस आए ही नहीं थे जिस दिन से उन्होंने नाजिया बाजी को बेचा था। अम्मी कहती थी कि वो जहन्नमी इंसान सारे पैसे उड़ाकर ही वापस आएगा। अम्मी बाजी की शादी के बाद अम्मी अब मोहल्ले वालों से मिन्नतें कर रही थी कि किसी न किसी तरह से मेरी तीसरी बेटी का रिश्ता वो ले ले। अम्मी ने एक एक के घर जाकर हाथ जोड़े थे। मोहल्ले वालों को पता था कि अस्मत की बेटियां में कोई बुराई नहीं है, इसलिए हिना बाजी का रिश्ता मोहल्ले की एक आंटी ने अपने बहुत ही सुलझे हुए बेटे से ले लिया था। हिना बाजी की शादी भी बहुत सादगी से कर दी गई थी। अम्मी उस दिन मुस्कुराई थी, कहने लगी मेरी 2 बेटियां अपने घरों की हो गई है, अब पीछे गुड़िया और फ़रा रह गई है। ये दोनों तो अभी बहुत छोटी है, उनकी तरफ उनका शराबी बाप का ध्यान ही नहीं जाएगा। आज मैं सुकून की नींद सो जाऊंगी। मैं 16 साल की थी जबकि गुड़िया 18 साल की थी, मगर गुड़िया बहुत ही मासूम और सीधी सादी लगती थी। उसको ज़माने की ऊंच नीच का कोई खबर नहीं था। खैर इस रात हम सब बहुत सुकून से सोए थे। न जाने उस रोज़ मनहूस बिल्ली कहाँ से आ गई थी। वो कबूतर उठाने आया था, मगर जब उसे मालूम हुआ कि पिंजरे से 2 कबूतर गायब है, उसने तो घर में हंगामा मचा दिया था। अब्बू अम्मी पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। कहने लगी मेरी 2 बेटियां कहाँ हैं? अम्मी मुस्कुराकर बोली उनकी तो शादी हो गई है, अब तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अम्मी को इस बात की खबर ना थी कि उनका शौहर बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान है। अब्बू अकड़ कर बोले क्या हुआ अगर आमिना और हिना नहीं है? गुड़िया की भी तो हमें शादी करनी ही है, तो उसी को आज रुखसत कर देते हैं। अम्मी चीख पड़ी थी, कहने लगी बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जो मेरी मासूम बेटी का नाम अपने मुंह से निकाला। फिर यूं हुआ कि कबूतर हंगामा करते रह गए। बिल्ली अपना हिस्सा ले गई थी। मेरी प्यारी बहन गुड़िया भी अब्बू के लालच की भेंट चढ़ गई थी। उसका बुढ़ा शौहर जब उसे अपने साथ लेकर जा रहा था तब वो बहुत रो रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। ये क़यामत की रात गुजर गई तो एक उलझी हुई सुबह ने हमारे घर में अंगड़ाई ले ली थी। अब घर में मैं और अम्मी ही रह गई थी। मैं सहन में बैठी हुई थी। मुझे बदनसीब 5 बहनें हर जगह नज़र आ रही थी। कभी वो टोले की शक्ल में बैठकर खट्टे खट्टे आम खा रही होती थी तो कभी सिलाई कढ़ाई में मसरूफ़ हुआ करती थी। आमिना और हिना आपस में बहुत लड़ाई करते थे। नाजिया बाजी ही उनकी सुलह करवाया करती थी। खैर अच्छे वक्त अच्छे ज़माने बीत गए थे। अम्मी को तो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। मैं खाना बनाकर उनके पास ले गई तो मुझे देखकर चौंक गई थी। कहने लगी तुम अभी यहाँ हो फ़रा? तुम अपने बाप की नज़र से कैसे बच गई? वो बोली चलो मैं तुम्हें अपनी बहन के घर छोड़ आती हूँ। तुम्हारा बाप आज रात तुम्हें लेने आ सकता है। अम्मी मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गई थी। अम्मी ने जब अपनी बहन को सारी बातें बताई तो वो हैरान हो गई थी। उन्होंने अम्मी को बहुत दिलासा दिया और कहने लगी कि तुम हमारे पास रहो, तुम्हारा शौहर बहुत बुरा इंसान है, वो गुस्से में आकर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अम्मी की आंखें भीग गई थी। वो कहने लगी इससे ज़्यादा नुकसान वो मुझे क्या पहुंचा सकता है। अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी ताकि अगर कभी मेरी नाजिया और गुड़िया घर वापस आए तो उन्हें उनका घर का दरवाज़ा खुला तो मिलेगा, उन्हें उनकी माँ की मोहब्बत भरी गोद ज़रूर मिलेगी। खाला ने बहुत मना किया मगर अम्मी वापस चली गई थी। खाला एक बहुत ही हमदर्द औरत थी। उनके 2 बेटे थे, दोनों अपने अपने कामों में मशरूफ़ रहते थे। सबसे बड़ा यासीन था, वो बिल्कुल खाला पर गया था, नरम मिजाज। वो पुलिस में काम करता था। कभी कभार घर जल्दी वापस आ जाता तो मेरे पास आकर बैठ जाता है। एक दिन कहने लगा मैंने तुम्हारी उम्र में इतनी खामोश लड़की कभी नहीं देखी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? घर याद आता है? मैं रोने लगी और बोली घर
بھی یاد آتا ہے اور بہنیں بھی۔ ابو نے بہت ظلم کیا ہے ہم لوگوں پر، انہوں نے کیوں بیچا میری بازی کو؟ یاسین بھائی میری بات سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے انہیں ساری کہانی سنا دی تو وہ ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے لو نازیہ کے واقعے کے بعد تم لوگ نے پولیس میں رپورٹ کیوں درج نہیں کرائی؟ تمہاری بہن نازیہ بھی آزاد ہو جاتی اور گڑیا کا بھی سودا نہیں ہوتا۔ میں بھائی کی بات سن کر حیران ہوئی تھی، میں بولی کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہمیں تو کبھی اس بارے میں خیال ہی نہیں آیا۔ پھر میں نے یاسین بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی بھائی آپ کو اوپر والے کا واسطہ ہے، آپ میری دونوں بہنوں کو آزاد کروا دو۔ یاسین بھائی نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا، اب میں اور یاسین بھائی دوست بن چکے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، میں اکثر انہیں اپنی بہنوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی، وہ میری باتیں سن کر مسکرا دیتے اور کہتے اب میں سمجھا کہ تم نازیہ کو کیوں یاد کرتی رہتی ہو، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ یاسین بھائی پورے 3 مہینے ان کے لیے تھک کر محنت کرتے رہے، انہوں نے جان کی بازی لگا دی میری بہنوں کو ڈھونڈنے میں۔ ایک دن وہ گھر واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ گڑیا بھی موجود تھی۔ میں گڑیا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، وہ بہت بدل چکی تھی، اپنی عمر سے بہت بڑی لگنے لگی تھی، اس کے بالوں کی رنگت بھی بدلوا دی گئی تھی، اس کے بال کالے سے سنہرے کر دیے گئے تھے، وہ بہت کم بولتی تھی۔ اس نے خالہ کو بتایا کہ ابو نے اس کی شادی جس انسان سے کی تھی اس نے اپنے ساتھ 2 مہینے رکھا، پھر طوائفوں کے کوٹے پر بیچ دیا تھا، جہاں انہیں بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ خالہ نے امی کو فون کر کے خبر دی کہ اپنی بیٹی سے آ کر مل لو۔ یاسین بھائی کہنے لگے گڑیا کے بعد اب نازیہ بھی مل جائے گی۔ انہوں نے نازیہ کی بازی کی تلاش میں کئی کوٹھے پر چھاپے مارے تھے، آخر کار نازیہ بازی کو بھی آزاد کروا لیا گیا تھا۔ امی کے پہنچنے سے پہلے ان کی دونوں بیٹیاں خالہ کے گھر موجود تھیں۔ نازیہ بازی کی حالت اور کہانی بھی گڑیا سے ملتی جلتی تھی۔ امی نے اپنی بچیوں کو دیکھا تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ خیر یاسین بھائی نے امی سے اجازت مانگی اور ان سے کہا کہ آپ اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کروا دیں۔ امی نے یاسین بھائی کی بات فوراً مان لی، ابو کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ کئی ہفتوں کی تلاش کے بعد ابو کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تب تک ہم سب خالہ کے گھر پر ہی تھے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ یاسین بھائی بہت محبت بھری نظروں سے نازیہ بازی کی طرف دیکھا کرتے تھے، مگر پھر میں اپنا سر جھٹک دی تھی کہ میری بہنوں کے ماتھے پر اب جو کالک لگ چکی تھی شاید ہی وہ کبھی دور ہوتی۔ پھر ہم سب اپنے گھر واپس آ گئے تھے، گھر بس گیا تھا مگر اب دل اجڑ گئے تھے، کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میری بہنیں سارا دن چپ چاپ بیٹھی رہا کرتی تھی، میں ان کی بہت خدمت کرتی تھی، ان کی دلجوئی بھی کرتی تھی۔ میں نے ساری زندگی جو محبتیں وصول کی تھی اب وہ لوٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ ایسے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے یاسین بھائی کے لیے نازیہ بازی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ امی نے تو جھٹ سے ہاں کر دی تھی مگر نازیہ بازی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میری زندگی اب خاک میں مل چکی ہے، میں یاسین جیسے شریف انسان کے لیے ڈیزرو نہیں کرتی ہوں۔ خالہ مایوس ہو کر لوٹ گئی تھی مگر پھر اگلے ہی دن یاسین بھائی گھر آئے تھے، انہوں نے امی سے اجازت مانگی کہ وہ کچھ دیر نازیہ بازی کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے باجی کو اپنے پیار کا کیسے یقین دلایا تھا، باجی اس رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ نازیہ بازی کی شادی یاسین بھائی سے ہو گئی تھی۔ گڑیا کے لیے پھوپھو نے رشتہ مانگ لیا تھا، کہنے لگی تھی کہ میرے بھائی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کی بھرپائی میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھی، میں جانتی ہوں کہ ہم سب کی روحوں پر کبھی نہ مٹنے والے داغ پڑ چکے تھے جو ہمیں کبھی بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہونے دے سکتے تھے، مگر زندگی کا کام ہے گزرنا، یہ تو گزرتی چلی گئی تھی۔ سب نے خوش ہونے کی کوشش بھی بہت کی مگر میں نہیں جانتی کہ کوئی کامیاب ہوا تھا بھی نہیں۔ جہاں تک میری بات ہے میں نے یاسین بھائی کی مدد سے اپنی رکی ہوئی تعلیم کو پھر سے شروع
شروع کر دیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ مشکل پیش آئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ مجھے ہمت نہیں ہارنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے محلے میں بہت سی نازیہ جیسی ہوں گی، بہت سی گڑیا جیسی ہوں گی۔ ان کا مجھے سہارا بننا تھا۔ میں اپنی تعلیم میں بہت محنت کی تھی۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ میں اب تک کامیاب ہوتی رہی ہوں۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے یاسین بھائی کی طرح پولیس جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے اس مکمل کے بے آسرا اور کم ہمت والی بیٹیوں کا ہمت بننا چاہتی ہوں۔ اس سب میں میری امی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک دن ہمیں خبر آئی تھی کہ جیل میں ہی ابو کا انتقال ہو گیا ہے، مگر ہم نے ان کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ انہیں لاوارث سمجھ کر دفنا دے۔ ہمارے ابو نے زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کی تھی، پھر ہم ان کی لاش لے کر کیا کرتے؟ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب ابو جانے اور اوپر والے جانے، بے شک اوپر والا ہی انصاف کرنے والا ہے۔ دوستوں، کیا کہنا ہے آپ کو اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ کی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ یہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو